नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिजायर में। इस बेहद खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो कि यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम के साथ साथ अन्य एग्जाम के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने साथ शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएँ। यदि हमारे चैनल पर पुराने हैं, इसे अपने साथ शेयर करते रहिए, दोस्तों के साथ और अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने नियर वंश के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे मेरे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और ग्रोथ कर सके, जो कि आप लोगों को और पढ़ने वाले बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स, बाद में करेंगे उनका एनालिसिस। 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में की सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र पुलिस द्वारा जारी एक जिलावदर करने संबंधी आदेश अर्थात एक्सटेनमेंट ऑर्डर पर अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति को जब चाहे देश में रहने दें, जब चाहे उसको बाहर निकाल दें, अर्थात आप स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के उसके मौलिक अधिकार से ऐसे अनचाहे तरीके से या जानबूझकर या किसी भी मनमाने तरीके से वंचित नहीं कर सकते हैं। 18 जुलाई 1921 को टीबी से निपटने हेतु बैसिलस कैलेमेट यूग्रीन अर्थात बीसीजी वैक्सीन के निर्माण को 100 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार टीबी का टॉपिक। भारत ने हाल ही में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के अनुसार उत्तर कोरिया द्वारा प्लूटोनियम उत्पादक पुनर्संधारण रिएक्टर अर्थात प्लूटोनियम प्रोड्यूसिंग रिप्रोसेसिंग रिएक्टर को संभवतः फिर से शुरू कर दिया गया है, जो कि खतरे की घंटी है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी सूचना के अनुसार विश्व में शीशा युक्त जो पेट्रोल यूज की जा रही थी तथा लेड एडिड जो पेट्रोल चल रही थी उसको समाप्त कर दिया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा मार्च 2024 तक 102 वंदे भारत ट्रेनों के संचालन की योजना की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार के दार्जिलिंग हिमालय रेलवे का जो मोनेटाइजिंग करने संबंधी प्रस्ताव पर चिंता व्यक्त की जा रही है। इसके अलावा पश्मीना शाल की खोई ख्यात को बहाल करने हेतु जम्मू कश्मीर सरकार ने एक नई पहल की है। चीन में नाबालिग के ऑनलाइन गेम खेलने के समय जो कटौती है उसको कम कर दिया गया है, अब लगातार उसको गेम नहीं खेले जा सकेंगे बच्चों द्वारा। ये आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। आइए उनका करते हैं बारी बारी से एनालिसिस। तो सबसे पहले देखते हैं उन टॉपिक्स को जो जीएस पेपर 1 से लिंक हैं, जो कि यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम्स हैं। इसके अलावा मैं बताऊंगा किस किस टॉपिक अगर आपके आएंगे तो ये कौन से क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपके किसी भी एग्जाम में स्वतंत्रता संग्राम और इसके विभिन्न चरणों और देश के विभिन्न भागों में इसके अपने योगदान वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति या घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, उसमें क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग जो है उसको दोबारा बनने के बाद में उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा उद्घाटन कर दिया है। इसका बैकग्राउंड देखें तो आपको बता दें कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ क्या था कि जो नरसंहार हुआ था वहां पे जो शहीद मारे गए थे, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने हेतु जलियांवाला बाग स्मारक को बनाया गया था, जिसको सबसे पहले भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 13 अप्रैल 1961 को उसका उद्घाटन किया था। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 1951 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिससे कि उसको इस ट्रस्ट के सदस्य के रूप में देखें कौन कौन लोग होते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, पंजाब के मुख्यमंत्री थे, पंजाब के राज्यपाल थे, केंद्रीय संस्कृति मंत्री और लोकसभा विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं। तो ये जलियांवाला बाग जब उद्घाटित किया गया, इसका ये रात का ये विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत इसको बनाया गया है। तो अगर देखें कि इसको नवीकरण करने की जरूरत क्या थी, तो इसमें क्या क्या किया गया है, तो हुआ क्या है, इसमें 13 अप्रैल 1919 की जितनी घटनाएं हुई हैं उनको दोहराने वाले एक 28 मिनट का साउंड एंड लाइट शो हर शाम को इसमें दिखाने जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहाँ शहीदों के सम्मान में जो भी यहाँ पे विजिटर आएंगे वो क्या करेंगे, मौन बैठने के लिए एक यहाँ पे मुक्त स्थल अर्थात सेलिब्रेशन ग्राउंड का यहाँ निर्माण किया गया है। इसके अलावा यहाँ शहीदों की कई नई मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। साथ ही साथ इसमें परिसर में जो कम उपयोग की जाने वाली इमारतें हैं उनको क्या किया है, ऑप्टिमाइज तरीके से दोबारा इस्तेमाल करने के लिए एक नई 4 दीर्घाएं बनाई गई हैं। इन दीर्घाओं में पंजाब के इतिहास, उनकी स्वतंत्रता आंदोलन इतिहास, गदर आंदोलन संबंधित घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है। गदर आंदोलन जो कि यूएसए में घटित हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे गुरु नानक देव जी, ये सिख योद्धा वीर बंदा बहादुर और साथ ही साथ महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति भी यहाँ पे स्थापित की गई है, जो कि पंजाब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। अगर देखें कि इसमें फिर भी जो निर्माण किया गया, इसमें कुछ विवाद आ रहे हैं, तो विवाद में हुआ क्या है, इसमें कई छोटे-छोटे सुधार कार्य किए गए, मरम्मत किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, जो बाग की ओर जाने वाला सकरा रास्ता है, जो करीब 100 वर्षों से बिना कोई छेड़खानी की गई थी, वो उसको वैसे ही बनाए रखने की कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें बदल दी गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ विवाद खड़े हुए हैं।
यहाँ नानकशाही ईंटें जो बना है शंकरी प्रवेश द्वार है, जिससे होकर डायर, आपको पता होगा जनरल डायर ने यहाँ घुसकर यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पर हमला किया था, भयावहता याद दिलाता है, जिसको नहीं चेंज किया गया। तो लोग कह रहे हैं ये तो भाई पुरानी यादें हैं, इनको मिटाया जाए। इसके अलावा यहाँ पे क्या किया गया है, पुराने मार्ग का हर निशान मिटाया गया है। साथ ही साथ उन निशानों को अब चेंज करके क्या किया गया है, वहाँ पे दीवारों में चित्र बना दिए गए हैं, आर्ट गैलरी कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन वो क्योंकि गेट इतना पता रखा है जो पुरानी यादें दिला रहा है। इसके अलावा यहाँ पे क्या किया गया, जो शहीदी कुआं है, अर्थात जब वहाँ पे जनरल डायर गोलियां बौछार कर रहे थे, जो लगातार लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां मार रहे थे, तो वहाँ पे क्या किया, लोग बचने के लिए उस कुएं में कूदे, इस वजह से उनकी जान गई। उसे अब क्या किया गया, उसे कांच की चादर से ढक दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि लोग ये कह रहे हैं कि आपने उसको खत्म करिए, क्योंकि ये क्या है ना, ये कुआं उस भयावह मंजर का गवाह है, इसलिए सरकार की घोषणा की जा रही है, आप इसको मत बनाए रखिए। आइए बात करते हैं कि आखिर जलियांवाला बाग हत्याकांड है क्या? अगर किसी को नहीं पता, वैसे मुझे उम्मीद है कि सबको पता ही होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 हुआ क्या था? आपको पता है 13 अप्रैल से आपके पास बैसाखी होती है, तो वहां पर दो स्वतंत्रता सेनानी, जो नाम है सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको कैद कर लिया गया था और रोलर एक्ट वहां लगाया गया था। रोलर एक्ट क्या था? इसके तहत आपको बिना दलील, बिना वकील, बिना सुनवाई के कोई भी यहाँ पे आपको अरेस्ट कर सकता था। इसके लिए लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे, जबकि वहां पे आज के जमाने की धारा 144 लागू थी कि वहां पे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो वहीं पर ब्रिगेडियर, जो जिनको हम डायर बोलते हैं, इनका फुल फॉर्म, इनका पूरा नाम है जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। उन्होंने क्या किया था, वहां पे अचानक पहुंचे और एकत्रित भीड़ पर वहां दबे पांव जाकर उन्होंने क्या किया, अपने 90 सैनिक लेके गए और वहां पर उन्होंने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। तो भीड़ के कई लोगों ने दीवार फांदकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। इसके अलावा वहां पे बहुत से लोग क्या हुए, कुएं के अंदर कूद गए। तो आप ये दृश्य देख सकते हैं, एक तरफ ये 90 लोग थे और एक तरफ ये निहत्थे लोग जो लगातार काल को ग्रसित हो रहे थे। इसका परिणाम हुआ क्या था? इस नरसंहार के बाद क्या हुआ, जनरल डायर को अमृतसर का कसाई कहा गया, साथ ही साथ उसको कमांड से हटाकर वापस ब्रिटेन भेजा गया। इसके विरोध में ये क्वेश्चन अक्सर आता है, चाहे यूपीएससी, पीसीआर, वनडे एग्जाम जो भी होते हैं उनमें आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटाई थी और किस में। तो आप बता दें कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यहाँ पे दो लोगों की उपाधियां, दो लोग लौटाई थी, एक थी रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरे थे महात्मा गांधी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश नाइटहुड की, और जबकि महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की अपनी उपाधियां लौटा दी थी। आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने केसरे हिंद या रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी? तो आपको याद रखना है जलियांवाला हत्याकांड। तो इसमें कहीं कहीं आपको असहयोग आंदोलन दे सकता है, खिलाफत आंदोलन दे सकता है, तो आपको सही याद रखना है। इसके अलावा वर्ष 1922 में क्या किया गया, जो रोल एक्ट था, जो बिना वकील, बिना दलील, बिना सुनवाई की जो बात थी, इसको वापस ले लिया गया, नेहरू द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो जलियांवाला बाग का भी दृश्य देख सकते हैं। आइए बात करते हैं उन टॉपिक्स को जीएस पेपर 2 से लिंक हैं, या फिर आपसे जब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि संवैधानिक ऐतिहासिक आधार बताइए या उसकी विशेषताएं बताइए, तब आपसे ये क्वेश्चन आएगा। अभी हाल ही में क्या गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप जो लोग लगातार इधर घूम रहे हैं, तो आप उनको लगातार प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं आप कैसे भी प्रतिबंध लगा दें या फिर उन लोगों को तड़ीपार आदेश, जिला बदर बोलते हैं, जिसे हम लोग तड़ीपार बोलते हैं, उनका ये बात कही जाए। तो इसमें अगर देखें, जिला बदर आदेश या एक्सटेनमेंट ऑर्डर होता क्या है? जिला बदर आदेश के तहत होता क्या है, एक निश्चित क्षेत्र में किसी व्यक्ति की आवाजाही पर रोक लगा दी जाती है कि आप इस एरिया के अंदर नहीं आएंगे, बाहर ही रहेंगे, चाहे वो किसी भी रीजन से रहा हो। अगर जब ऑर्डर होता है तो उसके बाहर रहना पड़ता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं, उसमें कई नेताओं को जिला बदर किया है गवर्नमेंट ने या कोर्ट ने। इसके आधार क्या होता है, इस कोर्ट, इसका आदेश का ये होता है कि इसमें अदालत ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए केवल असाधारण मामले में ही इस प्रकार की कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसा नहीं छोटी मोटी बातों पे आप जिला बदल कर देते हैं, बल्कि अगर कोई ऐसा लगे कि बहुत ही असाधारण घटना हुई है, तभी आप जिला बदल करिए, वैसे ना करिए। अगर देखें कि भारत में हम आवाज संचरण कर सकते हैं, फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, इसका अधिकार आपको मिलता कहाँ है? फ्रीली मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया का अधिकार आपको मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) के द्वारा आपको मिलता है। और आपको एक बता दें, ये अधिकार केवल भारत के नागरिकों को है, कहीं भी घूमने का, विदेशियों को नहीं है। ये अधिकार ऐसा भी नहीं है कि आप तो पूर्णतः बंधन मुक्त है, अर्थात आपको कोई रोक नहीं लगी या सीमित, आप जहाँ चाहे वहाँ घुस सकते हैं। किसी घर में घुस जाएं, कहीं ऐसे जोन में घुस जाएं, तो वहाँ आप नहीं जा सकते हैं। इसके लिए क्या है, आम जनता के हितों के लिए या फिर किसी भी एससी एसटी के हितों की सुरक्षा के लिए इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। आइए बात करते हैं बीसीजी टीका के बारे में, क्योंकि 18 जुलाई को इसके 100 वर्ष हो रहे हैं इसको यूज करने के। तो 1921 को यूज किया गया था। अगर आपसे कहीं भी क्वेश्चन स्वास्थ्य से आ जाता है, स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्रों से आएगा, तो आपको इससे ये लिंक मिलेगा। तो ये बैसिलस जो कैलेमेटी गोरिन वैक्सीन जो है, तो ये आपको देखें इस तरह से। अगर बीसीजी वैक्सीन के बारे में बात की जाए तो है क्या, ये टीबी के खिलाफ उपयोग किया जाने वाला प्रमुख टीका है। ये इस वैक्सीन में माइकोबैक्टीरियम बोविस नाम, जो मवेशियों में टीबी क्षयरोग का कारण होता है, कि एक स्ट्रेन है, इसको प्रवर्तित करके विकसित किया गया है।
वर्ष 1921 में पहली बार इस वैक्सीन का मनुष्यों पर प्रयोग किया गया, तो इसलिए हो सकता है आपको कहीं भी पेपर में क्वेश्चन देखने मिल जाए बीसीटी का किसके लिए क्या है, क्योंकि इसके 100 वर्ष हो रहे हैं। आपको बताते हैं वर्तमान में बीसीजी टीबी की रोकथाम के लिए उपलब्ध एकमात्र लाइसेंस प्राप्त टीका है, सिर्फ बीसीजी को लाइसेंस दिया गया है टीबी के खिलाफ। इसमें नवजात शिशुओं को सांस लेने में, साथ ही साथ जीवाणु संक्रमण जैसे रोगों और तो कुष्ठ तथा बुर्ली अल्सर जैसे अन्य माइक्रोबैक्टीरियम रोगों से भी इसको बचाता है। साथ ही साथ ये मूत्राशय के कैंसर और घातक मेलानेमा बीमारी में इम्यूनोथेरेपी एजेंट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर आप बात करते हैं आखिर टीबी क्या है, तो टीबी जिसे क्षय रोग बोलते हैं, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है टीबी किससे होता है, जीवाणु से होता है या बैक्टीरिया वायरस किससे होता है, तो रखना ये जीवाणु से होता है। इसमें होता क्या है, खासकर जो फुफ्फुस धमनियां हैं यानी फेफड़े हैं वो सबसे ज्यादा से प्रभावित होते हैं। आपको सांस, टीबी वाला मरीज आप देखो सांस लेना ग्रसित होता है सांस बीमारी से, लेकिन इसमें मानव शरीर के अन्य अंग भी प्रभावित होते हैं। किसी को बोन टीबी हो जाती है, आजकल मैंने देखा है बोन टीबी के शिकार लोग हैं, लेकिन आमतौर पर इसको टारगेट करता है लंग्स पे टारगेट करता है। अगर डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट देखें तो वर्ष 2019 में लगभग 10 मिलियन अर्थात 1 करोड़ लोग क्या हुए हैं, टीबी से ग्रसित हुए हैं, जिनमें से करीब 40 लाख लोग क्या है उनकी लोगों की मौत हुई है। 40% लोग इसमें मौत के शिकार हुए हैं। और टोटल जितने वर्ल्ड में जितने भी अगर 1 करोड़ लोग 27 लाख मरीज हमारे यहाँ, यानी 27% लोग टीबी से ग्रसित हमारे यहाँ पाए जाते हैं। अगर देखें टीबी को खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो भारत ने 2025 तक एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में टीबी को खत्म करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। तो अगर क्वेश्चन आता है टीबी को हम किस वर्ष तक खत्म करने के लिए हमने टारगेट किया है, वो है 2025। साथ ही साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें न केवल बेहतर निदान और दवाओं की आवश्यकता होगी, बल्कि अधिक प्रभावी टीके की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमने अभी हाल ही में कोविड-19 को देख चुके हैं। हमारे पास टीबी, हमारे पास अगर इलाज नहीं है, अगर टीका नहीं है, तो उसके क्या भयावह मंजर हो सकते हैं। आइए बात करते हैं भारत द्वारा फिलिस्तीन शांति प्रक्रिया का समर्थन। आपको हो सकता है ये फिलिस्तीन वाला क्वेश्चन आपको लगता है क्या है सर पढ़ा रहे हैं, इसमें फिलिस्तीन से हमें क्या लेना देना है, लेकिन यहाँ पे मैप में कुछ क्वेश्चन आते हैं क्योंकि यहाँ अक्सर घटनाएं होती हैं, तो ये मैप से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, कभी गोलन हेड के बारे में, कभी गाजा पट्टी के बारे में। साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप अभी ये टॉपिक मैं ये पढ़ा रहा हूँ, इसको आप एक टॉपिक ना समझ कर कहानी समझ के सुनिए, आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा और आपको कुछ जानकारी मिलेगी, और आप जब कहीं किसी दूसरे से बात कर पाएंगे तो अच्छे अपने तर्क दे पाएंगे, लोगों से अच्छे कन्विंस कर पाएंगे, इसलिए आप अच्छे से सुनिए। अगर आप देखें कि अगर पेपर में ये आएगा तो कहाँ से आएगा, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उनके अध्यक्ष संरचना कैसी है, वहां से आपको लिंक आएगा। तो अभी हुआ क्या है, भारत ने सुरक्षित मान्यता प्राप्त और पारस्परिक रूप से सहमत सीमाओं के भीतर, कि आपको आपने जो अपनी सहमति बनाई है वहां पे शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए उन्होंने इसराइल का साथ रहते हुए उन्होंने बोला है कि आप फिलिस्तीन की संप्रभुता, स्वतंत्रता, उसके स्वयं समर्थन का आप उसको राष्ट्र स्थापना करने में मदद करिए, इसी की उसने प्रतिबद्धता दोहराई है। तो आइए देखते हैं इस कहानी को कि आखिर इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष है क्या, इतिहास में क्या था, आज क्या आ गया। तो सबसे पहले आपको मैप में समझा दूं, जब आप देखेंगे यूरोप एशिया के बीच में है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित है इजराइल ये वाला, और इसी से सटा हुआ यहाँ पे है फिलिस्तीन। ठीक है, ये जो इलाका आप दिखा रहे हैं ये फिलिस्तीन, ये जो पीला पीला आपको दिख रहा है रेड के अंदर ऑरेंज अंदर, ये और ये है, इसके अंदर फिलिस्तीन है। तो एक तरफ है गाजा पट्टी, इधर है आपका वेस्ट बैंक, ऊपर आप देखिए गोलन हाइट, इसी में फिर ये जेरूसलम जो उनकी राजधानी, यरूशलेम हिंदी में उसको बोलते हैं, और यहीं पे स्थान है तेल अवीव। ठीक है, ऊपर है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, यहीं पे बहती है जॉर्डन नदी, और ये है डेड सी, सबसे खारा यहाँ पे पाया जाता है पानी। इन मैप को आप ध्यान में रखिए, अगर आप पढ़ें तो हो सकता है जब आप सुने तो इसको पीछे बैक करके देखते रहिएगा, तब कोई कहानी और अच्छी समझ में आएगी और घटना भी अच्छी समझ में आएगी। और इसको और थोड़ा डिटेल में जाए, अंदर ही देखें, जो इसराइल का मैप था, अगर फिलिस्तीन इसराइल का देखिए आप, जो ग्रीन कलर है यहाँ पे फिलिस्तीन था, 100% कवर किए हुआ था। 1947, 1967 और 2020 तक आते थे। अब केवल 15% फिलिस्तीनियों का कब्जा है, बाकी पूरे में इजरायली लोगों ने, यहूदियों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। आइए देखते हैं है क्या यहाँ पे, क्या आपको पता, जो आप देखिए ये है, इधर जॉर्डन नदी है और इधर है भूमध्य सागर, इनके बीच की कहानी तो सुनिए आप। हुआ क्या है कि अभी आप जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच में भूमि के टुकड़ा है, जिसपे क्या हुआ है, यहाँ पे अरब के लोग और जो इजराइल वो यहूदी समुदाय चाहते हैं, उनके 100 वर्षों से अधिक यहाँ पे संघर्ष चल रहा है। हुआ क्या था, 1882 से लेकर 1948 के बीच में दुनिया भर के जितने भी यहूदी थे वो घूम घूम के इकट्ठे हो कहाँ हो रहे थे, फिलिस्तीन में इकट्ठे हुए, जो मैंने आपको मैं बताया। 48 तक यहाँ पे केवल क्या था, यहाँ पे ये फिलिस्तीन लोग आए और इन्होंने क्या किया, फिलिस्तीन यहाँ पे इकट्ठे होकर क्या किया, जब ये फिलिस्तीन सारे पूरे विश्व के यहाँ पे इकट्ठे हुए तो इस घटना को नाम दिया गया, उसका नाम था अल-याहा के नाम से इसको जाना गया। फिर 1917 में पता है प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914-18 के बीच में। उसके बाद में यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 1917 में तुर्क साम्राज्य का क्या पतन हुआ,
और फिर से यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पे आके यहाँ पे क्या कर दिया, कब्जा कर लिया, यानी ब्रिटिश अब यहाँ पे फिलिस्तीन के मालिक बन चुके थे। उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में कुछ अल्पसंख्यक माइनॉरिटी में यहूदी और बहुसंख्यक अरब निवासी करते थे। यहूदी क्या थे, आपको आगे पता चलेगा कि जब हिटलर ने अपने अत्याचार नाजियों या यहूदियों पे किए, तो यहूदी भागकर कहाँ आए, इसी फिलिस्तीन वाले इलाके में आए। यहाँ हुआ क्या था, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटेन का कब्जा था फिलिस्तीनियों पर, क्योंकि वो तुर्की साम्राज्य हारा था वो प्रथम विश्व युद्ध में, और ब्रिटिश वाले लोग जीते थे। तो फिलिस्तीन में क्या हुआ था, यहाँ पर यहूदियों को बसाने के उद्देश्य से एक नई घोषणा की गई, जिसको बालफूर घोषणा कहा जाता है। जबकि वहाँ पर फिलिस्तीन की बहुसंख्यक आबादी थी और अरबी लोग वहाँ पे रहते थे, लेकिन यहाँ पे क्या किया, यहूदियों को बसाने के लिए बालफूर घोषणा ब्रिटिश द्वारा की गई। इसी से क्या होता था यहाँ पे बालफूर घोषणा, क्योंकि यहाँ पे यहूदियों को बसाने वाली बात थी, तो यहूदियों ने क्या किया, इसका समर्थन किया, लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग थे, फिलिस्तीनी थे, उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। और यहाँ पे क्या हुआ था, होलोकॉस्ट यानी कि वहाँ पे जो नरसंहार हो रहे थे, उसमें करीब 60 लाख यहूदी मारे जा चुके थे। इस कारण से क्या था, यहूदी भी चाह रहे थे उनका अलग राज्य बने, वो दिल्ली से यहाँ पे सुरक्षा की जगह से एक सुरक्षित जगह पे पहुंचे। तो इन्होंने क्या बोला, यहूदियों ने भी क्या बोला, फिलिस्तीन में अपना प्राकृतिक घर उन्होंने उसको दावा किया, और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, एक तरफ फिलिस्तीनी यहाँ पे अपना, यहूदियों ने यहाँ फिलिस्तीन को अपना प्राकृतिक घर मान रहे थे, वही दूसरी तरफ क्या था, अरब क्या थे, वो भी अपनी यहाँ जमीन छोड़ने राजी नहीं थे। कौन छोड़ देते, पहले से बसे हुए। तो हुआ क्या कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी क्या किया, क्योंकि इतने वहाँ पे अत्याचार हो रहे थे, नरसंहार हो रहा था, उनको सुरक्षित स्थान देने के लिए, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय था, उन्होंने भी क्या किया, क्योंकि वही लोग जीते थे मैन मित्र देश, तो उन्होंने क्या किया, भाई इसके सरपंच थे, उन्होंने क्या किया, यहूदियों का समर्थन किया कि आप यहाँ पे बसिए। 1947 में होता क्या है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्या किया गया, फिलिस्तीन को एक पृथक यहूदी देश और अरब में विभाजित करने के पक्ष में मतदान किया गया, जिसमें यरूशलेम एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बना दिया गया। तो आपको अगर मैप जब देखेंगे तो इस तरह से क्या हुआ, यहूदियों को यहाँ पे एक देश बनाया गया, यरूशलेम को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई। इस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है। फिर क्या हुआ, इस विभाजन जो हुआ, इस देश को बंटवारा, फिलिस्तीन को एक यहूदी राष्ट्र बनाया गया, फिर एक फिलिस्तीन राज्य बनाया गया। तो आपको पता है यहूदी तो इसको स्वीकार कर ही लेंगे, लेकिन जो अरब के देश थे, उन्होंने क्या किया, इसको खारिज किया, उन्होंने कभी इसको मान्यता नहीं दी। तो फिर देख, इस तरह 1947 क्या होता है, इसराइल के राष्ट्र का निर्माण होता है। तो देखते हैं इसराइल के निर्माण के साथ यहाँ तबाहियां क्यों चालू हुई, क्योंकि जब 1948 में आपको पता है कि ब्रिटेन ने क्या किया, इस अपना नियंत्रण यहाँ से वापस ले लिया, तब क्या हुआ, तो होता है यहाँ पे यहूदियों ने इजराइल के निर्माण की घोषणा कर दी। तो यहूदी बोले हम लोग तो 1947 में यहाँ पे इजराइल बनाएंगे, ब्रिटिश की भी अब अपना सारे जो जितने उसके उपनिवेश थे उसको छोड़ रहा था। तो क्या हुआ कि यहूदी चाह रहे थे यहाँ पे इजराइल बने, लेकिन फिलिस्तीन इसका विरोध कर रहे थे। तो किंतु हुआ क्या, यहूदी भी यहाँ से पीछे नहीं हटे, जिससे क्या हुआ, अब यहूदी और फिलिस्तीनियों के बीच में क्या हुआ, आपस में संघर्ष चालू हो गई, लड़ाइयाँ चालू हो गई। इस दौरान होता क्या है, जितने भी पड़ोसी देश देखे आपने, सीरिया है वहाँ पे, यूएई वगैरह है, इन्होंने जो जितने अरबियन कंट्री हैं, उन्होंने मिलकर इस पर हमला किया, लेकिन फिर भी वो इजरायली सैनिकों को पराजित नहीं कर पाए। इजराइल वहाँ पे जीता, ये उनकी खासियत है, इजराइल को वास्तव में लोग हरा नहीं पाए हैं। 13-13 देश मिलके भी वहाँ पे इजराइल पे हमला करते हैं, लेकिन उसको हरा नहीं पाते हैं। ये इजराइल का आज तक कोई समझ पाया ऐसे इसमें है क्या। इसके बाद होता क्या है, इस लड़ाई के बाद क्या हुआ, हजारों फिलिस्तीनी तो अपने घर इतने हारे कि उन्हें अपने घर छोड़ के पलायन करना पड़ा। और जब अपने घर छोड़ के पलायन किए, उस घटना को बोला गया अल नकबा, और जिसको वहाँ की अरबी भाषा में बोलते हैं अल नकबा। इसका मतलब होता है विनाश। लड़ाई समाप्त होने के बाद क्या हुआ, इसके अधिकांश क्षेत्र आपको पता है इजराइल ने अपना नियंत्रण ले लिया। फिर जॉर्डन का इजराइल के साथ फिर युद्ध हुआ। आपको पता है जॉर्डन पूर्व साइड में, वहाँ पे क्या है, इजराइल से युद्ध हुआ। तो वेस्ट बैंक कहे जाने वाले क्षेत्र पर जॉर्डन जो अपना कब्जा कर रहा था, उस पर फिर इजराइल ने कब्जा किया। गाजा पर मिस्र ने अपना कब्जा जमा रखा था, उस पर भी इजराइल ने अपना कब्जा किया। यरूशलेम शहर है, उसको दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया, इसके पूरी भाग को जॉर्डन का अधिकार है, जबकि पश्चिमी भाग पर इजराइल का नियंत्रण बना रहा। अभी तक भी कोई भी औपचारिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, फिर भी क्षेत्र में क्या है, पे तनाव रहता है। एक पक्ष दूसरे पक्ष को दोषी ठहराता है, दूसरा पक्ष पहले को दोषी ठहराता है, और इसीलिए यहाँ पे लड़ाइयाँ होती रहती हैं। वर्ष 1967 में होता क्या है, इजराइल सेना ने जो पूर्वी यरूशलेम है और वेस्ट बैंक है, और सीरिया का जो गोलन हाइट और गाजा और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप है, इनके विभिन्न क्षेत्रों में कब्जा कर लिया। तो आप मैप में पीछे देखिए, नहीं तो अपना मैप खोल के देखिए, जो इंपॉर्टेंट इनको इन जगहों को ध्यान रखिए, कहीं कहीं पे आते हैं, यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट, गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप क्या है, वो क्या करता है, अफ्रीका को एशिया से जोड़ने वाला भी एक जगह है। तो आप देखिए, अगर प्रेजेंट टाइम में देखें यहाँ पे है क्या, प्रेजेंट टाइम में क्या है, इसराइल का वेस्ट बैंक पर आज भी कब्जा है। हालांकि उसने अपने गाजा पर अपने अधिकार को छोड़ दिए हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र अभी भी इस भूमि के भूभाग को अधिकृत क्षेत्र का हिस्सा मानता है। संयुक्त राष्ट्र को आज भी लगता है कि वो इजराइल का हिस्सा है। इसके अलावा इजराइल पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी होने का दावा करता है, जबकि फिलिस्तीन क्या बोलता है, पूर्वी यरूशलेम को भविष्य में फिलिस्तीनी राष्ट्र की राजधानी होने का दावा करता है। इसकी लड़ाई की बात है, क्योंकि आप बाहर से आके इजराइल ने उसका कब्जा कर लिया है, पावर्स की ज़्यादा है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बट उनका भी कहना है, हाँ, लेकिन ये जो हमारे चाचा चौधरी हैं अमेरिका, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने पूरे यरूशलेम शहर पर
इसराइल के दावे को मान्यता दे दी है, जो कि गिने चुने देशों में एक है। लेकिन भारत ये क्या कह रहा है कि आप शांतिपूर्ण से अस्तित्व बनाए रखिए, दोनों लोग मिलकर रहिए, अपनी अपनी स्वतंत्रता संप्रभुता बनाए रखिए, उसी में शांति सुरक्षा के साथ फायदा। हम हमेशा मध्यम मार्ग रहे, इसलिए हमने बात कही। आइए देखते हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु रिएक्टर को दोबारा शुरू करने की संभावना व्यक्त की गई है। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है, उसने इस बात को बोला है कि उन्होंने प्लूटोनियम प्रोड्यूसिंग रिप्रोसेसिंग रिएक्टर दोबारा चालू कर दिया है। अगर टॉपिक का लिंक देखें, ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, देश है, संरचना है, उससे लिंक है। तो आपको बताते हैं कि जब एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में देखेंगे तो ये पूर्वी क्षेत्र है। यहाँ पे क्या है, नीचे नॉर्थ कोरिया, ऊपर साउथ कोरिया, सॉरी नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ। तो नॉर्थ कोरिया की बात करी जा रही है, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बात की जा रही है। तो जब नॉर्थ कोरिया को और जूम करते हैं तो आप देखें यहाँ पे है पोंगयांग जगह है यहाँ पे, और ये है योंगब्योन। तो योंगब्योन में ये यहाँ पे देखा गया सैटेलाइट से, यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट दोबारा से चालू किए जा रहे हैं। इसके पूर्व पश्चिम में एलओसी इसकी बात की जा रही है, पश्चिम और पूर्व में यहाँ पे प्रशांत महासागर। अगर प्रमुख बातें की जाएं तो जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, उसका ये अनुमान है कि उत्तर कोरिया का जो मुख्य परमाणु परिसर है योंगब्योन, वहाँ पर 5 मेगावाट रिएक्टर को दोबारा शुरू करने की योजना की है। योंगब्योन यहाँ पर दोबारा शुरू करने की योजना चालू की गई है, इसको ऐसा लग रहा है उन्होंने, उनके विचार हैं। उत्तर कोरिया के जो नेता हैं, आपको पता है कितने खतरनाक हैं। उन्होंने क्या किया था, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने एक शिखर सम्मेलन किया था। उन्होंने इसमें प्रतिबद्धता व्यक्त की थी, कमिटमेंट किया था कि योंगब्योन के परिसर में एक भाग को नष्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा लगता है उनके बीच में जो वार्ता रोकी थी, उनको नष्ट नहीं किया। अपने परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों के कारण उत्तर कोरिया पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, लेकिन वो अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। क्योंकि सुरक्षा दृष्टि आप कर सकते हैं, लेकिन वो इतना वो क्या है, संवेदनशील वो इलाका है, क्योंकि वो क्या है ना, उनको अकाउंटेबिलिटी रखते हैं, जवाबदेही नहीं, कुछ भी कभी कर सकते हैं। इसलिए उनको थोड़ा खतरा माना गया पूरे मानव सभ्यता के लिए। अगर जानकारी प्राप्त जो हमें मिली उसके अनुसार बात की जाए तो उत्तर कोरिया के प्योंगयांग रिएक्टर में पहले हटाए जा चुके जितने रिएक्टर हैं, उनमें जो प्लूटोनियम ईंधन यूज हो रहा था, उसको रेडियो केमिकल प्रयोगशाला का भी उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें योंगब्योन रिएक्टर को पुनः चालू होने के संकेत भी मिल रहे हैं। इसके अलावा जितने भी कोरियाई प्रायद्वीप में सुरक्षा की स्थिति और खराब ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए संबंधित जितने भी हितधारक हैं, उनके मध्य दोबारा वार्ता शुरू करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। दोबारा वार्ताएं कीजिए, वरना कुछ और सकता है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में, तो इससे क्वेश्चन आते हैं आपको, तो आप बस ये देखिए कि कहाँ पे इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है। ये ध्यान रखिए, वियना ऑस्ट्रिया, जो अपने यूरोप में अंदर है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना वर्ष 1957 में की गई, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर वैश्विक शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में की गई है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्वायत्त संगठन है। ये बात आप ध्यान रखिए। आइए बात करते हैं जीएस पेपर 3 से टॉपिक लिंक के बारे में। तो बात करते हैं, जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, उसने ये घोषणा की है कि सीसा युक्त जो पेट्रोल की लेड एसिड जो पेट्रोल हम यूज कर रहे थे, वो अब समाप्त हो चुकी है पूरे वर्ल्ड विश्व से। अगर टॉपिक का लिंक देखें जब भी आएगा, तो पर्यावरण की संरक्षण, उनके प्रदूषण और उनके पर्यावरणीय प्रभाव आकलन संबंधित टॉपिक है। तो इसमें क्या अगर प्रमुख बिंदु देखें, तो इस लक्ष्य को हासिल करने के बाद आपको पता हो, जब हम लेड एसिड या पेट्रोल यूज नहीं करेंगे, तो समय से पहले जो 20 लाख लोग इससे जो मर जाते थे, उनकी मौतों को रोका जा सकेगा। इसके अलावा जो पूरी वर्ल्ड है, उसके अंदर $2.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी या रुपया की सालाना बचत होगी, क्योंकि इससे हम यहाँ पे स्वास्थ्य कारणों में, पर्यावरण क्षण में इनको घाटा पाएंगे। इसके अलावा एक अगर फैक्ट देखें तो आखिरी देश है जो लेड एसिड पेट्रोल यूज कर रहा था, वो समाप्त हो गया है, वो था अल्जीरिया। कुछ ना सकता है कि आखिरी देश कौन था जो लेड एसिड पेट्रोल यूज कर रहा था, वो था अल्जीरिया। इसके अलावा भारत द्वारा मार्च 2000 में ही शीशा युक्त पेट्रोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हमने 2000 में ही इसको यूज करना बंद कर दिया था, जबकि अल्जीरिया ने बंद करके अब पूरा वर्ल्ड लेड एसिड पेट्रोल से मुक्त हो चुका है। तो लेड एसिड पेट्रोल को हटाने के लिए क्यों इतना जोर शोर किया जा रहा था, क्योंकि इसका सीधा सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर। तो होता क्या है, इसके जब सीधे संपर्क में आते हैं, लगातार आपको उस संपर्क रहता है, तो ये जो हमारा मानव मस्तिष्क है, उसके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उस पर ये हमला कर देता है। जिससे होता क्या है, या तो हम मनुष्य कोमा में चला जाता है, या फिर आप कहीं ना कहीं विकलांगता का सामना करते हैं, शायद उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अगर गंभीर शीशा विषाक्त के संपर्क में हम आ गए तो क्या होता है, तो जितने भी जीवित बच जाने वाले बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, मेंटली रिटायर्ड हो जाते हैं, मानसिक मंदता आ जाती है, उनके व्यवहार संबंधी विकार भी आ जाते हैं। अगर गर्भावस्था कोई प्रेग्नेंट है, उस दौरान अगर बात की जाए तो उसमें हड्डी मौजूद शीशा अगर हो जाता है, उसका प्रवाह रक्त में हो जाता है, तो क्या होता है, तो जो विकासशील भ्रूण के सीधे संपर्क में आ जाता है, तो इससे भ्रूण भी और खतरे में आ जाता है। इसमें देखें, आपने घोषणा की है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एक संस्थान है, तो देखते हैं ये है क्या। ये वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करने वाला प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है, एक अथॉरिटी है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत
सतत विकास के पर्यावरणीय आयाम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट की बात की जाती है, उसके सुसंगत कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए और वैश्विक पर्यावरण हेतु एक आधिकारिक अवक्ता के रूप में कार्य करता है। इसकी अगर मुख्यालय की बात की जाए तो इम्पोर्टेंट है ये केन्या में, और केन्या के नैरोबी शहर में, और ये है साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका के महाद्वीप के में। ये याद रखना कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो सेंटर मुख्यालय है वो है नैरोबी केन्या के अंदर। इसका उद्देश्य देखें तो भविष्य की पीढ़ियों से समझौता किए बिना राष्ट्रों और व्यक्तियों को उनके जीवन गुणवत्ता बनाए रखने, उसमें सुधार करने प्रेरित करता है, सूचित करता है, सक्षम करने में हेल्प करता है, और पर्यावरण की देखभाल करने में एक नेतृत्व प्रदान करता है और भागीदारों को प्रोत्साहित करता है। आइए बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि लिंक होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं, ये है वंदे भारत ट्रेन जो आपको दिखाई पड़ रही है हिस्से में। अगर इसके बारे में जाने तो इसको पहले ट्रेन 18 नाम दिया गया था, जिसको बाद में वंदे भारत एक्सप्रेस नाम दे दिया गया है। दोनों इसको मेक इन इंडिया पहल के तहत इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा निर्मित किया गया। तो क्वेश्चन आता है वंदे भारत को कहाँ बनाया गया, तो चेन्नई के अंदर बनाया गया था। ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इसको बनाया गया है। इसको 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। इसकी अगर देखें, ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक स्पीड से चलती है। अगस्त 2021 तक भारतीय रेलवे द्वारा अभी तक मात्र 2 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा रही थी। एक दिल्ली से वाराणसी चलाई जा रही थी, दूसरा दिल्ली से कटरा के बीच में चलाई जा रही थी। लेकिन अब इसमें बात की जाए, अब इसको और बढ़ा के कितना बात की गई है, आप देखिए इसको 102 वंदे भारत ट्रेनों में इसको परिवर्तित करने में और बढ़ाने की कोशिश की गई है। इसमें क्या है खासियत इसकी, ये फुली ऑटोमेटिक है, इसमें इंजन नहीं लगा हुआ है। साथ ही साथ ये तेज गति से रफ्तार पकड़ती है और तेज गति से ही एकदम धीमी हो जाती है। तुरंत आप सडन इसको हाई स्पीड ले जा सकते हैं, सडन इसको लो कर सकते हैं। इसलिए इसमें क्या होता है, ट्रेन यात्रा समय इसको कम समय लगता है कि आप जैसे स्टेशन रुकेंगे और तुरंत इसको हाई स्पीड में पकड़ लेंगे। अब इसकी और विशेषताएं देखें, इसको क्या है, एक तो इसको यूरोपीय शैली की तरह इसमें सीटें लगी हुई हैं। साथ ही साथ इसमें डिफ्यूज एलईडी लाइटिंग है, जीपीएस में लगा हुआ है, इन्फोटेक सिस्टम लगा हुआ है, मॉडुलर बायोड्राइड इसमें लगे हैं क्योंकि इससे आपको क्या होगा, पर्यावरण हितैषी है ये। ध्वनि मुक्त इसमें वातावरण मिलता है। पूरी तरह से इसमें सील गैगवे हैं, स्लाइडिंग फुट स्टेप्स के साथ इसमें क्या है, केंद्रीय रूप से नियंत्रण प्रवेश है, निकास दरवाजे हैं, यानी फुली ऑटोमेटिक है। इसको आपको वर्ल्ड क्लास में लगाया गया है। अगर आप इसमें बैठेंगे और उसके अगर अच्छे जो उसके सीसी कोचेस हैं, अगर उसमें जब बैठेंगे तो आपको इसमें क्या होगा, प्लेन की आपको इसमें अनुभूति होगी बैठने में, ये इसकी खासियत है। हाल ही में टॉय ट्रेन के जो मुद्रीकरण की बात की गई है तो उस पर विवाद खड़ा हो गया है। तो टॉपिक का लिंक देखें, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार संबंधी विषयों से लिंक है। प्रमुख बिंदु देखें तो भारत में पर्वतीय क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में जो 4 रेलवे नेटवर्क चल रहे हैं, उनके प्रचालन की, इनमें मोनेटाइजिंग की बात की गई है। तो आप सबसे पहले चीज़ों को देख लीजिए कौन कौन से, उनका व्यू देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में चलता है, जो हिमालय की तलहटी में बसा हुआ पश्चिम बंगाल, वहाँ पे चलती है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। ये उसका ये सीन है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे से एक फोटो लिया गया ये। तमिलनाडु के चलते जो आपको बताते हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियाँ, वहाँ नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे चलती है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे। तो ये नीलगिरी पर्वतीय रेलवे का सीन। अभी आपने एक मूवी देखी होगी जो प्रवास की आ रही है, उसमें एक स्लो मोशन पोस्टर डाला गया है, उसकी कहीं ना कहीं कॉपी दिखाई पड़ेगी आपको बेल बॉटम मूवी में। अक्षय कुमार जो एक वानी कपूर है उनके साथ एक गाना है उसमें जो लटकते हुए हैं। तो आप देखिए जो नीलगिरी पहाड़ियाँ, उसी को प्रवास को दिखाया गया है वहाँ पे। जो उस मूवी का शायद नाम है वहाँ पे राधा मोहन या राधा श्याम, की मूवी का नाम है राधे श्याम। उसमें एक सीन दिखा होगा, तो इसी ट्रेन से ऐसे लटकता हुआ वो सीन इसी क्षेत्र से प्रभावित है, नीलगिरी से। हिमालय प्रदेश की बात की जाए तो हिमालय की तलहटी में है कालका शिमला रेलवे, वो इस तरीके से। इसके अलावा महाराष्ट्र में है माथेरान रेलवे। तो आपको याद ध्यान रखना पड़ेगा कि 4 टॉय ट्रेन जो इंडिया में जो टूरिज्म का पर्यटन चल रही है यहाँ पे हिल स्टेशन पे, कौन कौन सी हैं वो पहाड़ों पे। एक है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, दूसरी है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, तीसरी है कालका शिमला रेलवे और चौथी है माथेरान रेलवे। आइए बात करते हैं दार्जिलिंग हिमालय रेलवे क्यों चर्चा में, हुआ क्या है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे में क्या हुआ है, इसका निर्माण 1879 और 1881 के बीच में किया गया। उस समय हम क्या थे, ब्रिटिश को गुलाम थे या औपनिवेश था, उस टाइम इन्होंने इसका निर्माण किया। इसको दार्जिलिंग टॉय ट्रेन को वर्ष 1999 में यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित भी किया जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। साथ ही साथ इसके दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो मोनेटाइजिंग की बात की जा रही है, मतलब इसमें क्या जा रहा है कि इसमें हमारा अधिकार हमारा रहेगा, लेकिन प्राइवेट कंपनी में से हाँ तो इसको बेच देंगे, जिससे लाभ उसको काम करेंगे और हमें उसका क्या मिलेगा, रुपया मिलेगा। वो उससे अपना फायदा देखी। इसमें क्या, ये लोगों की स्थानीय आकांक्षाओं की अनदेखी की बात इसमें देखी जा रही है। लोगों को लग रहा है कि इसमें स्थानीय लोग हैं, उनकी आकांक्षाओं की, उनकी भावनाओं की अनदेखी की जा रही है। जबकि सरकार द्वारा और उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे परामर्श किए बिना एक तरफा ये निर्णय लिया गया है, जिसमें चिंता व्यक्त की गई है। अगर हम देखें इसमें कर क्या सकते हैं, तो सरकार को इस विषय से संबंधित जितने भी स्टेक होल्डर हैं, हितधारक, उनसे परामर्श करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए
और जब पारस्परिक रूप से लाभ प्रदान प्रद तरीके से क्या किया चाहिए, जो यहाँ के लोकल लोग हैं और जो हितधारक हैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करते हुए गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए। आइए बात करते हैं पश्मीना शाल के बारे में, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने एक नई पहल की है, जो पश्मीना शाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी शाल है, एक अपनी ख्याति प्राप्त शाल है। इसको बहाल करने की दोबारा से लोगों के ध्यान में लाने के लिए कुछ नई पहलें की गई हैं। तो देखा जाए तो शाल हुआ क्या था, इस शॉल की बुनाई है एक जटिल उद्योग। हाथ के कारीगरों को बहाल करने के लिए क्या गया, पहले हाथों से बुनाई जाती थी, अब वहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की बात की जा रही है, तो आसानी से इसको बुना जा सके। अगर देखा जाए पिछले कुछ वर्षों में, क्योंकि हमें जो बुनाई होती थी वो पुरानी टेक्नोलॉजी से होती थी, तो होता क्या था, जो जब नई मशीनें आ गई तो लोगों को मेहनताना कम होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो महिलाएं क्योंकि इसको बनाती थी, तो उन्होंने क्या जो इनमें कार्य करती थी महिलाएं, उनको छोड़ा इसके कार्य को। सेंट्रल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होंगे, उसमें महिलाओं के क्या होगा, 10 इंच लंबे सूत के साथ 10 धागों की मजदूरी को, जो पहले पहले जब कताई के लिए आपको 10 इंच अगर धागा, आपने 10 धागों को कताई की है तो आपको 1 रुपया मिलता था, अब उन्होंने उसको डबल कर दिया है, 2 रुपये करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा कताई मशीनों के विपरीत इसमें क्या किया है, पारंपरिक जो कश्मीरी चरखे हैं उन पर महीन बालों की तरह पश्मीना ऊन के लंबे धागे काटे जा सकते हैं, जिससे शॉल की कोमलता और गर्माहट की वृद्धि होती है, उसको बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। अगर अनुमान की बात की जाए तो कश्मीरी घाटी में शॉल की बुनाई में महिलाओं की भागीदारी जो पहले 1 लाख थी अब 10,000 रह गई है, तो उसको दोबारा से लाने की कोशिश की, जिससे महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा, वहाँ पे खुशहाली आएगी, शांति आएगी, समृद्धि आएगी। अगर देखें, ये हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय कश्मीर ने पुरानी तकनीक को बनाए रखने के लिए इसके जीआई टैग प्रमाणित हस्तनिर्मित पश्मीना शॉल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी घोषणा की है। आपको एमएसपी मिलेगा, कम से कम 10,000 मिल ही जाएगा, क्योंकि हाथों से बनाई जाती है, फिर आपको रुपया ना मिले। और आजकल आपको पता है आर्टिफिशियल या मशीनों से बनी शॉल बननी है, तो पश्मीना सर पीछे धकेली जा रही है, उसको इसमें आगे लाने के लिए एमएसपी की घोषणा की है। पहली बार इसमें क्या किया गया, मजदूरी का निर्धारण किया गया है। इसके अलावा कश्मीरी शॉल को प्रसिद्धि बनाने के लिए हाथ कताई और हाथ बुनाई कारीगरों को पुनर्जीवित करने में ये मदद मिलेगी, कि उनको रुपया को डबल किया गया है। इस कदम से क्या होगा, रोजगार तो मिलेंगे ही, साथ साथ पीढ़ियों से जटिल और काल्पनिक कश्मीरी शॉल को कायम रखने वाली महिला बुनकरों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, और उनकी सामाजिक स्थिति में तो फिर सुधार हो जाएगा। ये पश्मीना शॉल जो आप देख रहे हैं हाथों से बुनी जाती है। अभी हाल ही में चीन ने एक निर्णय लिया, जो चीन ही नहीं बल्कि इस टाइम पूरे विश्व को जरूरत है इसको करने की। हुआ क्या है, चीन में जो नाबालिग हैं उनके ऑनलाइन जो वो गेम खेलते हैं उनको समय सीमा में कटौती की गई है। तो यहाँ पे चीन जो अथॉरिटी उन्होंने क्या किया, गेमिंग की लत जो बढ़ रही है बच्चों में, उसकी चिंता को देखते हुए उन्होंने क्या रखा है कि शुक्रवार या वीकेंड और छुट्टियों के अवसर पर 18 साल से जितने भी कम उम्र के जो खिलाड़ी हैं जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, उनके लिए मात्र 1 घंटे का समय निर्धारण किया गया। आप केवल 1 घंटे खेल सकते हैं, यानी पूरा दिन खेलें। आपको पता है इंडिया में पबजी तो लोग 24-24 घंटे खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल पढ़ाई ज़्यादा, वो पबजी पे ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर निर्धारित अवधि के बाद किसी भी रूम में उन्होंने गेमिंग सेवाएं उन्होंने बोला तुरंत आप रोक दीजिए, कैसे करके आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कराएंगे 1 घंटे के बाद। और कंपनियों को वास्तविक नाम सत्यापन प्रणाली लागू होने पर ही निर्देश दिया गया है, आप पहले उसको पूरा ऑथेंटिक करिए तभी लाइए। इसी के साथ आज के प्रमुख करंट अफेयर्स और उनके एनालिसिस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा किया गया ये प्रयोग अच्छा लग रहा होगा। फिर भी आपको अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।